ओके सो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का आइडिया कैसे लेना है, उसका अंदाज़ा कैसे लगाना है। तो आई होप इसकी प्रैक्टिस की होगी। पिछले क्लास में ऐसा सजेस्ट किया गया था कि लेंथ का अंदाज़ा लगाने की प्रैक्टिस करें कि रूम का लेंथ कितना है, बेड कितना है, सामने जो टेबल रखा है उसका कितना होगा, सामने जो पेंसिल है उसका साइज़ कितना होगा, यहाँ से कॉलोनी गेट का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि कौन सी लेंथ को किस यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारे पास सामने रखा हुआ है इरेज़र, यानी जिससे तुम लिखते मिटाते हो, अगर इरेज़र रखा हुआ है और पूछा जाए उसकी लेंथ क्या होगी, तो ऑब्वियसली अगर उसकी लेंथ तुम बताते हो किलोमीटर यूनिट में, तो वो एक कहा जाएगा कि एक एब्सर्ड बात होगी कि तुम इरेज़र का लेंथ जो कि सिर्फ इस साइज़ का है, हार्डली 1 इंच का होगा या 3.5 सेंटीमीटर का होगा, अगर उसकी लेंथ को तुम किलोमीटर में बताते हो, दैट इज़ अ वेरी एब्सर्ड थिंग। और अगर तुम यहाँ से कॉलोनी गेट का डिस्टेंस बताते हो सेंटीमीटर में, दैट इज़ अगेन एब्सर्ड। तो कब कौन सा यूनिट हमें यूज़ करना है, इसका भी हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नो डाउट तुम्हारा आंसर सही होगा। अगर तुम इरेज़र की लेंथ किलोमीटर में बताओगे तो वो सही होगा, टेक्निकली इट विल बी करेक्ट, बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज एब्सर्ड। तो और तुम यहाँ से मान लो जा रहे हो जादूगढ़ा से जमशेदपुर की तुम डिस्टेंस बता रहे हो मीटर में, तो वो भी एक बार को चल जाएगा। अब तुम उसको बता दो सेंटीमीटर में, तो दैट विल बी एब्सर्ड। तो तुम्हें ये समझना होगा कि कब कौन सा हमें क्वांटिटी, किस क्वांटिटी के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो बात हुई मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की। तो इसी तरह मेज़रमेंट ऑफ मास है। तो जनरली मेज़रमेंट ऑफ मास एसआई यूनिट उसका किलोग्राम है, किलोग्राम में मेज़र किया जाता है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ पाउंड भी यूज़ करते हैं, और हमारे यहाँ भी जैसे तुम जिम इक्विपमेंट खरीदने जाओगे तो वहाँ पर जो डंबल वगैरह रहते हैं उनके जो वेट्स हैं वो पाउंड में बताते हैं, पाउंड में बताए जाते हैं। तो बट एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम। तो किलोग्राम से बड़े और छोटे यूनिट्स क्या होते हैं उनको जस्ट एक बार देख लेते हैं। किलोग्राम एसआई यूनिट है, छोटे यूनिट्स हैं ग्राम। तो कितने ग्राम होंगे, 10 पावर 3 ग्राम होंगे। ठीक है, और फिर मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम इस 10 पावर 3 मिलीग्राम होगा। यूनिट्स किस तरह से लिखे जाते हैं, उनके सिंबल्स, उस पर भी ध्यान दें। किलोग्राम केजी लिखा जाता है, ग्राम को जी लिखा जाता है। जीएम लिखोगे तो वो सही नहीं माना जाएगा। मिलीग्राम है तो एमजी लिखा जाएगा। माइक्रोग्राम भी होता है, 1 ग्राम में 10 पावर 6 माइक्रोग्राम हो जाएंगे। ये इसी तरह से और भी लिखे जा सकते हैं। किलोग्राम से बड़े यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम से बड़े यूनिट्स होते हैं क्विंटल, और क्विंटल ऐसे इंडिया में चलता है, बट किलोग्राम के ऊपर में होता है टन। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें टन या क्विंटल ये सब यूज़ नहीं होगा, हमारे काम के यही होंगे। किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम भी कभी कभी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये मेज़रमेंट ऑफ मास के लिए यूज़ करेंगे। और एटॉमिक और न्यूक्लियर जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें AMU यूज़ होता है, एटॉमिक मास यूनिट। करेंटली इसको 1U से डिनोट किया जाता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, 1U ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 14, तो उनमें जो कार्बन 12 एटम होता है उसका जितना मास होगा, तो उसका 1/12 करने से जितना मास आता है, दैट इज नोन एज 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और 1 यूनिफाइड मास यूनिट उसको कहते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली एक प्रोटॉन के मास के बराबर आता है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। तो अभी हम जनरली जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें, या कह लो माइक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें प्रोटॉन का मास के लगभग बराबर होता है कहो, या इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के, तो चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट जब हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ही छोटे जो मास के डिफरेंसेस हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी पढ़ा तो नहीं है तुमने, 12th क्लास में पढ़ोगे उसको, वो भी सिलेबस के एंड में। फ़िलहाल के लिए ये समझ लो कि आइंस्टाइन का जो फेमस इक्वेशन है मास एनर्जी रिलेशन,
E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये तुमने पढ़ा होगा, हो सकता है केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो। तो यहाँ पर जो डेल्टा एम है वो मास में डिफरेंस होता है, जिसको मास डिफेक्ट भी बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो जब हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मास डिफेक्ट जब बहुत छोटा जब होता है, बहुत स्मॉल, 10 पावर -15 -20 उस रेंज में भी अगर होता है, -25 ऐसी रेंज में भी अगर होता है, तो भी सी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो स्क्वायर करने से 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इतना आ जाता है। तो जब हम बहुत छोटे मास डिफरेंसेस को भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स जब तक हम पढ़ रहे हैं तो तब तक हमें प्रोटॉन का मास और कह लो कि 1 AMU लगभग बराबर होता है, ऐसा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये यूनिट हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स जब पढ़ते हैं तभी यूज़ किया जाता है, जनरली इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अभी 11th क्लास में शायद ही इसका कहीं यूज़ होगा। तो ये है मेजरमेंट ऑफ मास। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम, अब इनके एक्चुअल डेफिनेशंस जो है 1 किलोग्राम का डेफिनेशन और टाइम का जो यूनिट है 1 सेकेंड, उनके डेफिनेशंस वो तुम्हारे NCERT बुक में दिए हुए हैं, बट उनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं कि तुम डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन जब तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि उस तरह का डेफिनेशन या उस तरह का स्टैंडर्ड यूनिट क्यों बनाया गया है। जैसे कि 1 सेकेंड का डेफिनेशन है कि उसमें क्रिप्टॉन का एटम होगा, उससे निकलने वाली वेवलेंथ होगी और वो इतने बार ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और सच पूछो तो हमने खुद भी याद नहीं किया, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको याद करना ज़रूरी है। हाँ, बस पता होना चाहिए, एक बार उसको रीड कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बस इतना यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऐसी डेफिनेशन हमने क्यों बनाई है। ऐसी डेफिनेशन बनाई गई है स्टैंडर्ड यूनिट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको ध्यान में रखकर। स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो होने चाहिए इनवेरिएबल और इंडेस्ट्रक्टिबल होने चाहिए, यानी इंडेस्ट्रक्टिबल की बजाय कह लो रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। अगर डिस्ट्रक्ट हो भी जाएं तो उनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, और सब जगह अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखकर इस तरह का डेफिनेशन बनाया जाता है, ठीक है। फ़िलहाल आते हैं मेज़रमेंट ऑफ टाइम पर। तो टाइम का जो SI यूनिट है वो सेकंड है, चाहे तुम कोई भी सिस्टम ले लो। MKS भी लोगे तो उसमें भी सेकंड ही होगा, FPS भी लोगे तो उसमें भी सेकंड ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। हालांकि जब हम 11th क्लास अपना पढ़ेंगे इसमें सिलेबस में कुछ जगहों पर मिनट भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब ये सब तो खैर लिखना फॉर्मेलिटी वाली बात है कि 1 मिनट इज़ 60 सेकेंड। और जो यूनिट्स यूज़ होते हैं 1 आवर भी मिलेगा। 1 आवर में कई जगह HR भी लिखा रहता है, H भी लिखा रहता है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में H ही लिखा जाता है, ठीक है, H लिखा जाता है। तो पता ही है, ये सब कोई बताने वाली बात नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी की बात है। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात है जो छोटे यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उनको समझना, उनका सिंबल्स। 1 मिली सेकेंड यूज़ होगा कई बार, तो मिली सेकेंड मतलब होगा 10⁻³ सेकेंड, और माइक्रो सेकेंड काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ हो सकता है, वो 10⁻⁻6 सेकेंड, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये बातें हम लोग जानते तो हैं कि मिनट और सेकेंड क्या होता है, बट इसका डेली लाइफ में इसका मीनिंग क्या होता है वो शायद थोड़े ध्यान देने वाली बात है। कि अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम 1 मिनट बताओ कितना होता है 1 मिनट, या जैसे बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अरे 1 सेकेंड रुकना ज़रा, 1 सेकेंड में आ रहा है, तो बोल तो देते हैं 1 सेकेंड, लेकिन कभी ध्यान दिया है कि जो बोला 1 सेकेंड वो बोलते बोलते ही तो 1 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। या बोला कि 1 मिनट में आ रहा है, तो तुम्हारे पास अगर घड़ी ना हो और तुमसे बोला जाए कि 1 मिनट तक आंखें बंद करके बैठो, तो कैसे पता चलेगा कि 1 मिनट हो गया, 1 मिनट तक आंखें बंद करनी थी, अब हमें खोल लेनी है। हाउ टू गेस दैट द टाइम हैज़ बीन पास्ड, 1 मिनट टाइम हो गया है, कैसे मालूम चलेगा।
तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमें फीलिंग देती हैं, एक फील पता हमें आता है कि 1 मिनट कितना होता है, 1 सेकेंड कितना होता है, 1 आवर कितना होता है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगा? फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी बात को फिर से ले लेते हैं कि तुम्हें 1 मिनट तक आंखें बंद करके बैठना है, तो इसका अंदाज़ा कैसे लगाओगे? एनी आइडिया? किसी के पास कोई आइडिया है इसका? बिना घड़ी के, बिना अलार्म के 1 मिनट टाइम पार हो गया है, इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे? तो इसको गेस किया जा सकता है कैसे? ये हमें पता है ऑलरेडी, जनरल नॉलेज वाली बात है कि इंसान का जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स, नॉर्मल जो इंसान है, हेल्दी इंसान, उसका 1 मिनट में 72 टाइम्स ब्लड पंप करता है। यानी कि जो अगर हम अपना पल्स रेट देखेंगे तो 1 मिनट में 72 लगभग होता है। तो अगर 1 मिनट पार हुआ कि नहीं तुम्हें ये पता लगाना है, तो आंखें बंद कर लो और यहाँ पर हाथ में जहाँ पल्स होता है उस जगह ऐसे अपना थंब रख लो। ठीक है, और काउंट करते रहो ध्यान से। जब 70 के आसपास हो जाए, 72, 75 या 70 भी अगर हो जाए, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 मिनट हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है टाइम का अंदाज़ा लगाने का। 1 घंटा हो गया, कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ें अगर थोड़ा सा अगर कॉन्शियसली ध्यान से सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टाइम का जो अंदाज़ा है वो लगाया जा सकता है, वो कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। कभी कभी जैसे ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मान लो कि सोने के लिए लेटे और तुम्हें 1 घंटे बाद उठना है, तो कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करके हमने खुद भी देखा है और तुम भी कर सकते हो कि अगर दिमाग में बार बार सोते समय जब सोने के लिए लेट रहे हैं ये मन में ध्यान रखें, हाँ 1 घंटे बाद उठना है, 1 घंटे बाद उठना है, तो ऑटोमेटिकली वैसा हो जाता है। 1 घंटे के आसपास टाइम में अपने आप नींद खुल जाती है। तो तुम्हारा माइंड क्या है, उन चीज़ों को फील करना शुरू कर देगा। जैसे पिछले क्लास में बोला था कि डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाओ, वैसे ही आज हम बोलेंगे कि टाइम का अंदाज़ा लगाओ, मास का अंदाज़ा लगाओ। ठीक है, सामने ऑब्जेक्ट रखा है उसको देखकर या उठा कर के भी मास का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, कितना मास होगा। पेन उठाया उसका अलग मास होगा, बाल्टी पानी से भर के उठाई तो अलग मास होगा, खाली बाल्टी को उठाया तो अलग होगा। तो इससे अंदाज़ा लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं सोचना कि ये सब एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में आएगा या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इससे पास हो जाएगा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये सब बात बोलने का पर्पज़ ये है कि तुम्हें एक फ़ीलिंग आए, साइंस पढ़ने की फ़ीलिंग आए तुमको, उसके लिए। खैर, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो वो बातें थी जो जैसा भी कहा कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी, बट फिर भी इनको जानना ज़रूरी है। तो अब वो बातें कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। तो उनमें हम आते हैं एरर एनालिसिस पर। ठीक है, एरर एनालिसिस। तो एरर का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरर? तो जनरल टर्म्स में एरर को लोग बोल देते हैं मिस्टेक, जो अपने डेली लाइफ में बोलते हैं एरर को मिस्टेक बोल देते हैं। बट साइंटिफिकली ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, मिस्टेक नाम का कोई वर्ड नहीं होता है साइंस में, एरर ज़रूर होता है। तो एरर का मीनिंग क्या है? तो एरर का जो साइंटिफिक सिनोनिम है उसको हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं उसको। तो अनसर्टेनिटी ऑफ व्हाट? अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट को हम कह सकते हैं एरर। तो अब ये अनसर्टेनिटी होती क्यों है और कितनी अनसर्टेनिटी होगी, किन बातों पर डिपेंड करेगी, यही हमको एरर एनालिसिस में पढ़ना है। तो जब भी हम कोई मेज़रमेंट करते हैं, किसी क्वांटिटी का मेज़रमेंट का मीनिंग क्या होता है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। मेज़रमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन विद ए नोन वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी। तो जब मेज़रमेंट करते हैं तो मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है। ठीक है, तो उसी अनसर्टेनिटी को कहते हैं एरर। इससे एसोसिएटेड दो और टर्म होते हैं जिनको कहा जाता है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों सेम चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों अलग अलग हैं। एरर का मतलब है अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी और प्रिसिशन का क्या मतलब है इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे डार्ट गेम तुमने सुना होगा या बहुत से मूवीज़ में देखा होगा, हो सकता है खेला भी हो। डार्ट गेम में क्या करते हैं, एक डार्ट बोर्ड होता है और उसमें डार्ट्स को थ्रो किया जाता है। या जैसे जो आर्चरी आर्चरी वाला जो कंपटीशन होता है उसमें भी देखा होगा कि एक टारगेट रहता है ऐसा गोल सा, और उसमें डिफरेंट कलर के सर्कल होते हैं। उन सर्कल्स पर आर्चर्स को निशाना लगाना होता है, तो अलग अलग कलर के जो सर्कल हैं उनके अलग अलग उनको पॉइंट्स मिलते हैं। तो वैसा ही कुछ डार्ट गेम भी होता है। ऐसा एक डार्ट बोर्ड रहेगा और उसमें ये जो सेंट्रल पार्ट है इसमें हमें सबसे ज़्यादा स्कोर मिलेंगे मान लो। और भी ऐसे सर्कल्स होंगे। सेंट्रल पार्ट पे अगर हमारा डार्ट लगता है, ऐसे डार्ट थ्रो किया और यहाँ अगर लगता है तो हमें मैक्सिमम उसके लिए स्कोर मिलेगा। ठीक है, तो जो भी प्लेयर होगा उसका बस एक ही टारगेट होगा कि हम इस सेंट्रल पार्ट में डार्ट को मारें। ठीक है, बट क्या होता है जब प्लेयर्स आते हैं खेलने, तो कुछ प्लेयर्स का डार्ट इस तरह से लगता है। यहाँ पर पहला डार्ट लगा, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा, चौथा यहाँ लगा, पांचवा यहाँ लगा। ठीक है, ये इस तरह से डार्ट्स लग रहे हैं इनके पहले वाले प्लेयर के। ये मान लो फर्स्ट प्लेयर का हुआ P1। दूसरा जो प्लेयर है उसके डार्ट्स कैसे लग रहे हैं, उसके डार्ट्स लग रहे हैं, एक डार्ट उसका यहाँ पर लगा, दूसरा डार्ट यहाँ पर लगा, तीसरा डार्ट यहाँ लगा, चौथा यहाँ लगा। ठीक है, इस तरह से डार्ट्स लग रहे हैं। ये मान लो प्लेयर 2 के डार्ट्स हैं। और प्लेयर 3 जब डार्ट मारता है तो उसके डार्ट इस तरह से लगते हैं। मान लो एक यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, इस तरह से लग रहे हैं डार्ट। ठीक है, ये मान लो प्लेयर 3 है। तो इस एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं प्रिसीशन और एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या है, उनके मीनिंग क्या है। तो इस तरह के जो डार्ट्स लग रहे हैं, प्लेयर 1 जो है P1 उसको माना जाएगा प्रिसाइज, इसको माना जाएगा प्रिसाइज। और प्लेयर P2 जो है इसको माना जाएगा एक्यूरेट। और जो प्लेयर P3 है उसको माना जाएगा एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। इससे अब तुम समझने की कोशिश करो कि क्यों P1 को प्रिसाइज बोला गया, P2 को एक्यूरेट और P3 को एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। ठीक है, तो जब हम कोई मेज़रमेंट करते हैं तो ऐसा मान लो कि जो सेंट्रल पार्ट है, जो हमारा टारगेट है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज ट्रू वैल्यू। इसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू मेज़रमेंट के टर्म्स में, इस गेम के टर्म्स में नहीं, मेज़रमेंट के टर्म्स में। जो हमारा टारगेट है, यानी जिस क्वांटिटी को हमें मेज़र करना है वही हमारा टारगेट है, उसका सही मेज़रमेंट ही हमारा टारगेट है, तो उसको हमने कह दिया ट्रू वैल्यू। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हमने कह दिया ट्रू वैल्यू। तो अब देखो ज़रा, P1 P2 P3 के जो डार्ट्स हैं, डार्ट्स मतलब यहाँ पर अब मेज़रमेंट की बात हो रही है, अब गेम की बात नहीं हो रही। तो डार्ट्स का मतलब है मेज़रमेंट का अटेम्प्ट। ठीक है, प्लेयर 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन जिसने मेज़रमेंट किया, और इसी तरह P2 P3 ये वो पर्सन है जो मेज़रमेंट कर रहे हैं। सबका टारगेट ये है, ट्रू वैल्यू इज़ द टारगेट। तो प्लेयर या पर्सन 1 जो है उसके मेज़रमेंट्स कैसे हैं, वो ट्रू वैल्यू से तो काफ़ी दूर हैं। देखो, ट्रू वैल्यू से ये काफ़ी दूर हैं, लेकिन जो मेज़रमेंट्स हैं वो आपस में पास पास हैं। ठीक है, ये इतने अटेम्प्ट्स किए मेज़रमेंट के, 1 2 3 4 5 6, तो इनके जो 6 अटेम्प्ट्स थे मेज़रमेंट के वो ट्रू वैल्यू से तो दूर हैं, बट आपस में वो क्लोज हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो मेज़रमेंट होंगे उनको बोलेंगे प्रिसाइज। और जो मेज़रमेंट ट्रू वैल्यू के तो नज़दीक हैं, जैसे P2 के मेज़रमेंट हैं ये वाले, ऐसे इनको बना देते हैं। P2 के जो मेज़रमेंट्स हैं पर्सन 2 के, वो ट्रू वैल्यू के तो नज़दीक हैं, बट वो आपस में एक दूसरे से दूर हैं, तो इस तरह के मेज़रमेंट कहलाते हैं एक्यूरेट। और जो पर्सन 3 है उसके मेज़रमेंट ट्रू वैल्यू से ज़्यादा दूर भी नहीं हैं और आपस में भी क्लोज हैं, तो इस तरह के मेज़रमेंट होंगे एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। ठीक है, तो ये एक तरीका है समझने के लिए एक्यूरेसी और प्रिसीशन को। तो अगर हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कहें तो एक्यूरेसी का मतलब है कि ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस है वो जितना कम होगा
हम एक्यूरेसी को बोलेंगे कि उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है। मोर एक्यूरेसी मीन्स लेस डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ एक्यूरेसी कम है। यहाँ पे P2 के लिए डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू कम है तो ये ज़्यादा एक्यूरेट हुआ, ठीक है। और प्रिसिशन का क्या मतलब है? प्रिसिशन इज़ एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर सरल भाषा में कहें, सरल शब्दों में कहें तो डेसिमल के कितने प्लेसेस तक मेज़रमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रिसिशन ऑफ ए मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। यानी कि मान लो एक स्केल, एक कोई मेज़रमेंट है, मान लो कि L1 कोई लेंथ था L, उसका हमने मेज़रमेंट किया L1, तो अगर इस तरह से कुछ वैल्यूज़ आए 2, 3, 5, 4, ठीक है, और दूसरा कोई मेज़रमेंट लिखा हुआ है वो मान लो लिखा है 2.4, और एक्चुअल जो वैल्यू थी यानी कि जो ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू मान लो L थी, ट्रू वैल्यू थी सपोज 2.42 थी, सपोज 2.42, चलो ये L2 को हम 2.41 ले लेते हैं। तो ये हमारा ट्रू वैल्यू था, ये हमारा टारगेट था, ठीक है। और ये दो मेज़रमेंट किए गए, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज़ है और कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है? तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो है 2.41, L और L2 का डिफरेंस अगर निकालोगे, L1 का L2 का, तो डिफरेंस किस में कम आएगा? L और L2 का डिफरेंस कम आएगा। इट मीन्स L2 इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक है। बट प्रिसिशन कैसे डिसाइड होगा? ये जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन मीन्स डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट डिफाइंस द प्रिसिशन। तो L1 इज़ मोर प्रिसाइज बट L2 इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसिशन का। दोनों को सेम समझने की गलती कई बार हो जाती है कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों एक जैसे ही होते हैं, ऐसा मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग बात है। प्रिसिशन इज़ determined by the resolution of the measuring device and accuracy is the closeness of measured value and the true value. और एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मास मेज़र किया गया, किसी ऑब्जेक्ट का मास, और इसका मास मान लो आ जाता है 1.25 ग्राम। ये सपोज़, या चलो किलोग्राम लेते हैं, आसानी से समझने वाली चीज़ है। 1.25 किलोग्राम इतना मास है मान लो, ये है ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और मेजर्ड वैल्यूज़ क्या हैं? मेजर्ड वैल्यूज़ सपोज़ दो लोगों ने मेज़रमेंट किया, पहले वाले का जो मेजर्ड वैल्यूज़ था वो कुछ इस तरह का आ रहा है, 1.23 आया किलोग्राम। दूसरा मेज़रमेंट आया 1.22 आया, सपोज़ 1.22, 1.26 किलोग्राम, 1.25 भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा उससे डिफरेंट ही आए। और जो दूसरा पर्सन था उसने मेज़रमेंट किए, उसका मेज़रमेंट आ रहा है 1.156 किलोग्राम आ रहा है, और फिर और मेज़रमेंट किया तो 1.98 किलोग्राम ऐसे कुछ आ रहा है, फिर और मेज़रमेंट किया 1.253 किलोग्राम आ रहा है, और ऐसे ही बहुत सारे हम ले सकते हैं कुछ एग्जांपल, ठीक है। तो अब इनमें एक्यूरेसी और प्रिसिशन का डिस्कशन अगर किया जाए तो M1 जो मेज़रमेंट का सेट है, ये वाला जो मेज़रमेंट का सेट है, इसमें और इसमें अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस पता चलता है? तो एक्यूरेसी तो ठीक है, यहाँ 1.25 है, 23 है, 1.22, 26, तो एक्यूरेसी भी है, ये एक्यूरेट है क्योंकि डिफरेंस कम है मेजर्ड वैल्यू के साथ, और ट्रू वैल्यू के साथ डिफरेंस कम है, इसलिए ये एक्यूरेट है। और यहाँ अगर देखें, यहाँ पर अगर देखें तो इसमें रेजोल्यूशन बेटर है क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेस तक मेज़रमेंट होता है। बट अगर एक्यूरेसी देखें तो पहले दो जो मेज़रमेंट हैं 1.156, 1.198, इनका ट्रू वैल्यू से डिफरेंस ज़्यादा है। और ये जो थर्ड वाला वैल्यू था 1.253, इसमें क्या मिल रहा है? इसमें हमें एक्यूरेसी भी मिल रहा है और प्रिसिशन भी मिल रहा है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, ठीक है।
बिकॉज यहाँ 1.25 है, हो सकता है इसके बाद यहाँ पर भी कुछ आ रहा हो डेसिमल प्लेस में, थर्ड डेसिमल प्लेस में भी कुछ आ रहा हो। ये डिपेंड करता है इस पर कि हमारा ये जो ट्रू वैल्यू दिया गया था ये किस स्केल से मेज़र हुआ था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसीशन का। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एरर के टाइप्स क्या होते हैं। एरर मतलब अनसर्टेनिटी। तो एरर का मतलब हुआ जब मेज़रमेंट किया जाएगा तो ट्रू वैल्यू के साथ कितना डिफरेंस आ रहा है। अनसर्टेनिटी नॉट डिफरेंस, सॉरी, डिफरेंस तो हो जाएगा एक्यूरेसी। अनसर्टेनिटी कितनी है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी यानी कि एरर, मेज़रमेंट में एरर दो टाइप की हो सकती है। एक को बोलते हैं सिस्टमैटिक और दूसरे को बोलते हैं रैंडम। सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो नाम से ही पता चल जाता है सिस्टमैटिक और रैंडम। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर का मतलब है कि जो अनसर्टेनिटी है, यानी कि अब अनसर्टेनिटी वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, अब एरर ही यूज़ करेंगे। तो जो एरर है वो एक सर्टेन ट्रेंड अगर फॉलो करता है, ठीक है। सर्टेन ट्रेंड का मतलब हुआ कि सपोज़ हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं, मान लो ये पेन ही ले लिया, इसका लेंथ अगर मेज़र कर रहे हैं और हर बार लेंथ, एक सर्टेन लेंथ का जो मेज़रमेंट है वो सर्टेन ट्रेंड शो कर रहा है, यानी एक्चुअल लेंथ से मान लो कि हर बार ज़्यादा ही आ रहा है या हर बार कम ही आ रहा है, कोई एक ट्रेंड शो कर रहा है, तो ऐसे एरर को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। और रैंडम एरर का मतलब है कि कभी भी कुछ भी रैंडमली या तो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ जा रहा है, कभी कम आ जा रहा है, मतलब कोई सर्टेन ट्रेंड फॉलो अगर नहीं कर रहा है, देन इट इज़ नोन एज रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर में और एक डिफरेंस है। सिस्टमैटिक एरर जो होता है उसका कॉज पता किया जा सकता है, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर मीन्स एक सर्टेन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो हम एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कि इस एरर का कॉज क्या है। जबकि रैंडम एरर जो होता है उसका कॉज पता नहीं हो सकता, उसका कॉज पता लगाना मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ऐसा है और उससे क्या डिफरेंस आएगा? तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सिस्टमैटिक एरर का कॉज हम पता करके उस कॉज को अगर हम रेक्टिफाई कर देते हैं तो सिस्टमैटिक एरर को रिमूव किया जा सकता है। सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी रिमूव्ड, बट व्हाट अबाउट रैंडम एरर्स? रैंडम एरर का कॉज तो हमें पता होता नहीं है, तो जब हमें कॉज ही नहीं पता है तो हम उस कॉज को रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते, और अगर रेक्टिफाई नहीं कर सकते इसका मतलब रैंडम एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड। रैंडम एरर्स को रिमूव नहीं किया जा सकता, जबकि सिस्टमैटिक एरर्स को रिमूव किया जा सकता है। तो फिर कुछ तो सोल्यूशन होगा। एरर को जब रिमूव भी नहीं कर सकते, उसका कॉज पता ही नहीं है क्योंकि, तो उसका सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि एक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिया जाता है जब एरर्स रैंडम होते हैं, यानी जब हमें कॉज पता नहीं होता है तो हम मेज़रमेंट्स को रिपीट करते हैं, बार बार कई बार रिपीट किया जाता है, और रिपीट करने के बाद में जब हम उनका मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू इन जनरल टर्म्स, तो जब हम मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो एरर जो आ रहा था रैंडम एरर, कुछ पॉजिटिव एरर्स होंगे, कुछ नेगेटिव एरर्स होंगे। जब बहुत सारे मेजरमेंट लेंगे तो और फिर मीन लेंगे तो उन एरर्स का इफ़ेक्ट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो रैंडम एरर्स के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, रैंडम एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बट दे कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स एंड देन टेकिंग देयर मीन। तो इस तरह से रैंडम एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता। रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी रिमूव्ड, वाइल सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी रिमूव्ड बिकॉज देयर कॉज इज़ नोन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब एरर का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? सिस्टमेटिक एरर होगा तो उसमें तो हम कॉज को पता करके रिमूव कर देंगे, बट रैंडम एरर जब होगा तो उस एरर की कैलकुलेशन कैसे होगी? कितनी एरर आ रही है, वो घटाई जा सकती है कि नहीं घटाई जा सकती, किस हद तक घटाई जा सकती है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ नेक्स्ट डिस्कशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।